हमने आपसे रिस्पायरेशन में दो महत्वपूर्ण चैप्टरों की बात कर दिया, ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था? कोशिका के साइटोप्लाज्म में, और उस प्रक्रिया के दौरान 8 एटीपी का निर्माण हुआ था। दूसरी प्रक्रिया थी क्रेब्स चक्र, जो कहाँ हुआ था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और कुल मिलाकर उसमें 30 एटीपी का निर्माण हुआ था, अर्थात एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी का निर्माण हुआ था। अब आप बात समझें कि एटीपी का निर्माण होता कहाँ है। तो इतना जान लें कि एटीपी का निर्माण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था कि क्रिस्टी नामक संरचना पाई जाती है, और क्रिस्टी नामक संरचना में F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसे एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी है और क्रिस्टी में F1 पार्टिकल है, उसमें किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण। ठीक है, जिसे क्वाइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर ना? तो एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया देखिए क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशन। क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशन, अर्थात फास्फेट का जुड़ना। यदि मैं आपसे कहूं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, देखिए आप एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या जुड़ गया? फास्फेट, तो बन गया एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फास्फोराइलेशन। क्लियर ना? फास्फोराइलेशन दो प्रकार का होता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो एटीपी का निर्माण तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और दूसरी प्रक्रिया होती है कि जब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण हो तो उसे कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। तो अर्थात एटीपी का निर्माण श्वसन में भी होता है और एटीपी का निर्माण फोटोसिंथेसिस में भी होता है। जब फोटोसिंथेसिस में एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन, और दूसरी प्रक्रिया होती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर ना? तो जिस प्रक्रिया के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है उस प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS, या उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर ना? और यदि मान लीजिए एटीपी का निर्माण फोटोसिंथेसिस में हो तो उसे कहेंगे फोटोफास्फोराइलेशन। तो आप देखें, हमने आपको बताया था कि दो हाइड्रोजन ग्राही थे, एक था NAD और दूसरा था FAD। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD का फुल फॉर्म है, और FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो दो हाइड्रोजन ग्राही थे, आपने देखा था कहाँ? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में। तो हमने बताया था आपसे कि एक NADH2 से 3 एटीपी का निर्माण होता है, और ऐसे ही हमने बताया था एक FADH2 से 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो कुल मिला के और हाइड्रोजन ग्राही से कैसे एटीपी का निर्माण होता है ये आप देखिए। सबसे पहले मैं बात करूं, FMN होता है जिसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सबसे पहले देखें NADH2 के पास हाइड्रोजन है, यह अपना हाइड्रोजन त्याग करके किस में बदल जाता है? NAD में। तो हाइड्रोजन देता किसको है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोजन दिया किसने? NADH2 ने, मतलब हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने हाइड्रोजन लिया और किस में बदल गया? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड H2 में। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरी प्रक्रिया क्या होती है देखिए आप। अब हाइड्रोजन किसके पास है? देखें, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास, इसके पास है हाइड्रोजन। देखें आप, यह अपना हाइड्रोजन छोड़ के किसमें बदल सकता है? FMN में। तो हाइड्रोजन इसने छोड़ा और किसे बदल गया? FMN में। तो हाइड्रोजन किसको दिया? क्यूनोन को। किसको दिया? क्यूनोन को। और क्यूनोन हाइड्रोजन प्राप्त करके किसमें बदल गया? हाइड्रोक्यूनोन में। क्लियर है? अर्थात हाइड्रोजन अब कहाँ पहुंचा? हाइड्रोक्यूनोन के पास। क्लियर है? अब हाइड्रोक्यूनोन यदि मान लो अपना हाइड्रोजन त्याग दे तो किसे बदल सकता है? क्यूनोन में। तीर का निशान नहीं बता रहा। तो हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ पर था हाइड्रोजन। देखें, जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन था, मतलब हाइड्रोक्यूनोन से हाइड्रोजन यहाँ आया। अब ध्यान से समझना, उस समय क्या हो गया? जल्दी से देखें, इसका आयनन हो गया।
विभक्त हो गया, 2 हाइड्रोजन का आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? तो आगे देखें कि पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो आयन हुआ तो क्या क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहा है जिसका ट्रांसपोर्ट होगा आगे, और 2 हाइड्रोजन के जो आयन है यहाँ पहुंच जाते हैं लास्ट में। क्लियर ना? क्लियर हुआ? अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब यहाँ है। अब आप ध्यान से पूरी बात को समझना। मान लो मैं आपसे कहूं, ये लिख रहा हूं फेरस का आयन है, ठीक है, 3 धनावेश है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इसमें 3 प्रोटॉन की अधिकता हो गई, अर्थात 3 धनावेश की अधिकता हो गई। जैसे देखिए कैसा रहा होगा, ये फेरस रहा होगा। अब देखिए कैसा हुआ, समझ में आ जाएगी पूरी बात आपको। प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूं इससे फेरस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेरस का 3 धनावेश वाला आयन। ठीक है, फेरस उदासीन था, उससे जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए अर्थात 3 ऋण आवेश उससे चले गए, तो फिर कौन से आवेश अधिक हो गए, 3 धन आवेश। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी उदासीन परमाणु में धन और ऋण आवेश की मात्रा बराबर होती है। जब ऋण आवेश निकल गया तो धन आवेश की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ जो याद रखना, ये साइटोक्रोम लिखा हूं मैं, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। तो साइटोक्रोम प्लांट में पाया जाने वाला एक प्रमुख पिगमेंट है जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का यहाँ ट्रांसफर करता, परिवहन करता है। क्लियर ना? तो आप देखें कि साइटोक्रोम में क्या होता है, फेरस, फेरस का आयन होता है। ठीक है, अर्थात मैं आपसे कहूं कि इस आयन को जिसमें 3 धनावेश हैं उसको कितने इलेक्ट्रॉन की भूख है, तो आप बताएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की भूख है और 3 प्रोटॉन की अधिकता है। तो इसको मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। मान लो यदि मैं आपसे कहूं फेरस था, इसको क्या मिल जाए, देखें आप, फेरस का 3 धनावेश वाला है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, फेरस का सिंगल धनावेश वाला। क्लियर हुई बात ना? 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 1 धनावेश वाला आयन होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो 2 धनावेश वाला आयन होगा। तो साइटोक्रोम में क्या होता है, फेरस। क्लियर ना? तो अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, देखें साइटोक्रोम बी जिसमें 3 धनावेश वाला आयन है, जब इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन को, तो किसमें बदल गया, साइटोक्रोम बी सिंगल धनावेश वाला आयन या फिर सिंगल धनावेश। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। देखें अब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचे, यहां पर, और इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, इसने, साइटोक्रोम C1 जिसमें 3 धनावेश है। इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद किसमें बदल गया, सिंगल धनावेश वाले C1 साइटोक्रोम में। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, देखें तीर का निशान ध्यान देते जाना, इसके पास है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिया, साइटोक्रोम C को जिसमें फेरस में 3 धनावेश है। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर किसमें बदल गया, साइटोक्रोम C, फेरस का सिंगल धनावेश वाला आयन। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे और इसने लिया, और ये लेके किसमें बदल गया, इसमें बदल गया, साइटोक्रोम A में जिसमें सिंगल धनावेश है। अब इलेक्ट्रॉन किसमें है, साइटोक्रोम A के पास, A के पास है तो किसको दिया, साइटोक्रोम A3 को, और A3 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें बदल गया, A3 या फिर सिंगल धनावेश वाला आयन। अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। क्लियर ना? अब इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंच गए तो ध्यान से सुने कि 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहां 2 हाइड्रोजन का आयन मिल गया। कहां से आया था मैं बता चुका हूं आपको आयन के बाद। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन का आयन और उसको हाफ O2 मतलब ऑक्सीजन का एक, क्या बोलो आप, एक अणु, ये मिलकर बनाता है पानी। तो फिर आप सोचें कि ATP का प्रोडक्शन हुआ कहां, तो ATP का प्रोडक्शन आप समझो कहां कहां हुआ,
एटीपी का प्रोडक्शन वो हुआ जब यहाँ पर पहला एटीपी की प्रोडक्शन हुआ। एडीपी से किसका प्रोडक्शन हुआ? एटीपी। कब हुआ बताएं आप मुझे, जल्दी बताओ। पहला प्रोडक्शन हुआ जब NADH2 से हाइड्रोजन को किसने लिया? FMN। पहला प्रोडक्शन हुआ एटीपी का। दूसरा प्रोडक्शन होता है जब साइटोक्रोम बी से C1 में जाता है। जब साइटोक्रोम बी से कहां गया? C1 में, तब यहां पर हुआ एडीपी से एटीपी का निर्माण हुआ। ठीक है। और लास्ट तीसरा एटीपी का निर्माण होता है जब, याद रखेंगे, साइटोक्रोम ए से A3 में जाता है। साइटोक्रोम ए से A3 में गया तो एडीपी से किसका निर्माण हुआ? एटीपी। ठीक है। कुल मिलाकर एक NADH2 से कितने एटीपी निर्मित हो गए बताओ आप मुझे? 3। अब FADH2 को देखो आप। एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि एक FADH2 एक स्टेप के बाद इंटर कर रहा है। मतलब FADH2 अपना हाइड्रोजन किसको देगा? क्यूनोन को, जब तक एक एटीपी का निर्माण हो चुका हो। इसलिए एक FADH2 से कितने एटीपी बनेंगे? 1 और 2। इस प्रकार आपने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार रिस्पायरेशन का जो चैप्टर है, सेलुलर रिस्पायरेशन का, वो कंप्लीट हुआ।